नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा सीधे ग्राउंड जीरो से, ठीक तिहाड़ जेल के सामने से, जहां पर इस वक्त थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को लाया गया है। सबका हिसाब होगा में आज डिबेट करेंगे हम ग्राउंड जीरो से। दरअसल शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने दिल्ली की सियासत में घमासान छेड़ दिया है, क्योंकि केजरीवाल ने अपने ही साथियों का नाम ले लिया है। और क्या इससे आम आदमी पार्टी में महाभारत छिड़ेगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी ने करीब 11 दिन तक पूछताछ की, लेकिन आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो एक बार फिर से ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दी जानी चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल तक यानी कि 2 हफ्तों की जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में विजय नायर के हवाले से आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम ले लिए हैं, जिनसे इन नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लेकर मुख्यमंत्री पद का रास्ता किसी और के लिए यानी कि सुनीता केजरीवाल के लिए साफ कर दिया? क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अगर केजरीवाल इस्तीफा देते तो आम आदमी पार्टी में कई और नाम थे जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा सकते थे। ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर नया मुख्यमंत्री चेहरा देखने को मिलेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे, या फिर सुनीता केजरीवाल नई सीएम बनेगी? आम आदमी पार्टी में सबसे बड़े पद पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद देश की सियासत, दिल्ली की सियासत में क्या होगा, 2024 में इसका कितना इंपैक्ट होगा, इसी पर करेंगे सबसे बड़ी बहस। तमाम मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ईडी ने कर दिया खेल, 15 दिन तक सीएम को जेल। जेल में केजरीवाल, तिहाड़ से चलेगी सरकार। केजरीवाल ने क्यों लिया आतिशी सौरभ का नाम? शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ा सवाल ये है कि न्यायिक हिरासत में जाने के बाद, तिहाड़ जेल में जाने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार कैसे चलाएंगे, क्योंकि जेल में जाने के बाद वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसे हर एक कैदी को फॉलो करना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन उससे पहले खबर है कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी केजरीवाल की जुबान पर आ चुका है, जिससे उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। ऐसे में आप समर्थित कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं आते, जब तक चलते रहेंगे, फिर लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब तक हमारे नेता को छोड़ नहीं देते, तब तक हर औरत, हर तब तक। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच भी सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, लेकिन जब ईडी की टीम केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने पहुंची थी, तब केजरीवाल ने मीडिया के सवालों पर कुछ इस तरह से जवाब दिया। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा, क्योंकि ईडी का दावा है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ईडी के सवालों का वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, अपने आईफोन का पासवर्ड भी नहीं दे रहे हैं, इससे आगे जांच बढ़ाई जा सके। वैसे ईडी को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जवाब देना है, ये बताना है कि आखिर केजरीवाल से रिमांड में की गई पूछताछ से क्या मिला है। इसको लेकर कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
लेकिन उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के जवाब के आधार पर केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं इससे पहले शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिनको तिहाड़ जेल में ही रखा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या जेल में केजरीवाल और तिहाड़ से चलेगी सरकार? आज इसी मुद्दे पर सबका हिसाब होगा। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर कौशल मिश्रा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ हरराम सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। फराज किदवाई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और के शर्मा, वरिष्ठ वकील, जो कि इस पूरे मामले में कानूनी पहलू से दर्शकों को अवगत कराएंगे। कानूनी पहलू को लेकर जो भी सवाल होंगे दर्शकों को, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मैं इस वक्त खुद मौजूद हूं। मैं भी अपना लोकेशन दर्शकों को बता दूं, मैं खुद तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 के ठीक सामने मौजूद हूं और यहीं से इस वक्त का ये डिबेट आप लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले अगर सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हो तो मैं सिद्धार्थ जी आपसे सवाल लेना चाहता हूं। सिद्धार्थ जी, अब देखिए, अंदर केजरीवाल जी मौजूद हैं तिहाड़ के, ठीक बाहर मैं मौजूद हूं, आप हैं यहां पर टेलीविजन पर। अब जो बोलना है आप ही को बोलना है। अब मैं क्या बोलूं यहां तिहाड़ के सामने से? क्या ये दिन आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ के अंदर चले जाएंगे? क्योंकि आज ईडी ने विरोध किया कि बेल नहीं मिलना चाहिए। अरविंद जी सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे, क्या कहेंगे आप? सिद्धार्थ जी। जी, सबसे पहले तो शांडिली जी ये बता दीजिए कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आरोपी बन के बुलाया है या अपराधी बन के बुलाया है? मैंने आपको सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते बुलाया है, दूसरा आप एक सम्माननीय नेता हैं उस तौर पर बुलाया, और तीसरा हम सभी भारतीय नागरिक हैं और इस मामले पर मिलकर बैठकर बात करने के लिए बुलाया। बताइए। हाँ, तो आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुझे अपराधी के रूप में बुलाया है या आरोपी के रूप में बुलाया है, तो मैं ही स्पष्ट कर देता हूँ, आपने मुझे आरोपी के रूप में बुलाया है। क्योंकि अगर अपराधी के रूप में बुलाते तो मैं यहाँ पर अभी हथकड़ी में होता और मेरे साथ अरविंद केजरीवाल को भी हथकड़ी डाल के जेल के अंदर सफ़ेद कपड़ों में ले गए होते, जो कि नहीं हुआ है। तो आपने अगर मुझे अपराधी के रूप में बुलाया है तो मुझे बचाव करने के लिए 2 मिनट का समय दे दीजिए, क्योंकि आरोपी जो है उसको पूछा जाता है कि तुम्हारे विषय में अपना बचाव क्या है। तो मुख्य रूप से आप लोग 2 सवाल पूछ रहे हैं। मुख्य सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर दोषी नहीं है तो जमानत उनको क्यों नहीं मिली, वो जेल के बाहर क्यों हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है कि कल ही भाजपा ने माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया था। भारत रत्न देने वाले जिस आडवाणी जी को दिया था, आडवाणी जी भी किसी समय इसी भारत में जेल में थे। और भारत में ही भाजपा के एक माननीय व्यक्ति हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, वो अभी तक जेल नहीं गए हैं। तो भाजपा क्या कह रही है कि जो जेल में जाता है उसको हम भारत रत्न देते हैं और जो जेल में नहीं जाता है उसको बाद में भारत रत्न देंगे। तो इसीलिए जेल में तो भारत में सीता माता भी थी, तो न तो आरोपी थी और न तो अपराधी थी, वो जबरन किसी के पकड़ने के कारण चली गई थी। तो जनता इतनी समझदार है कि अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है, क्योंकि जबरदस्ती पकड़ के ले गए हैं। अब जबरदस्ती कैसे पकड़ के ले गए हैं? कल भारत के प्रधानमंत्री जी के मुंह से सच बात गलती से निकल गई। उन्होंने कल मेरठ की रैली में ये बोल दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करूंगा कि भ्रष्टाचारी कोई छुपेगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे ये बताइए कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ईडी स्वतंत्र है और 21 तारीख को कहते हैं मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब है भारत के प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं ईडी को मॉनिटर कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि सीता माता को हरण किसने किया है, जबरदस्ती जेल में किसने रखा है, ये बिल्कुल इस चीज में स्पष्ट हो जाता है। तो दूसरी बात ये कि आप जबरन अगर किसी को जेल में रखिएगा और इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कीजिएगा कि वो अपराधी है, तो आप तो यही मेरा जो उदाहरण था कि अटल बिहारी वाजपेयी और बृजभूषण शरण सिंह बाहर है, उनको आपने भारत रत्न नहीं दिया। आडवाणी जी इस देश में जेल में थे, फिर भी उनको भारत रत्न मिल गया है। तो हुआ ये है कि भाजपा का जब से ये 8,250 करोड़ रुपया भाजपा के पास गैर कानूनी पैसा पकड़ा गया है, उसमें भी दिल्ली शराब घोटाले का 60 करोड़ रुपया सीधे भाजपा के दफ्तर में पहुंच चुका है। तब से भाजपा बौखला गई है। भाजपा को मालूम है कि इस केस में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ भाजपा के प्रधान जी को भी ईडी के सामने आज नहीं तो कल सरेंडर करना पड़ेगा। चुनाव आ रहा है, किसी तरह लोगों को परेशान करो। अब लोगों की जनता को देखिएगा, कल जो रामलीला मैदान में जो लोग आए थे ना,
शांडिल्य जी ध्यान में रखिएगा कि वो भारत की 60% जनता के प्रतिनिधि थे, और इंडिया डेली टीवी के भी जो दर्शक हैं उसमें भी 60% ऐसे होंगे जो भाजपा के लेकिन एक बात वोटर नहीं सिद्धार्थ होंगे। जी सर, पूछिए ना। सिद्धार्थ जी, एक बात तो ठीक, मैं सिद्धार्थ जी ये कह रहा हूं कि इस मामले में आपने बीजेपी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया, आपने तमाम मुद्दे गिना दी, लेकिन कल की बात आपने छेड़ी तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी, वो मैं कहना चाहता हूं। काफी सारे दर्शक भी इस बारे में मुझसे पूछ रहे थे, राय दे रहे थे, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ जी, कल वाली घटना बड़ी दिलचस्प थी। कल तो ऐसा लगा कि जितनी भी पूरे देश की पार्टियां हैं, सब आम आदमी पार्टी को प्रमोट करने के लिए आई हुई हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोलने के लिए आई हैं। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है और ना मैं इस पे कोई टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने इस जो आपदा में अवसर वाली बात होती है, इस मुहावरे को आपने चरितार्थ कर दिया, और पैन इंडिया किसी एक पार्टी की आज बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। ये आप लोगों की रणनीति वैसे काबिले तारीफ रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई भारत रत्न देने के लिए पहली प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, भविष्य में अरविंद केजरीवाल को भारत रत्न मिलेगा। मैं ठीक हूं सिद्धार्थ जी? नहीं, मैंने कहा कि भाजपा ने ये जो नैरेटिव सेट किया है कि जो भी जेल में है वो अपराधी है, तो उसने तो कल जेल में जो थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भारत रत्न दे दिया, और जो जेल में नहीं है वो सब साधु संत है। तो इसका मतलब यह है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को भाजपा आने वाले समय में भारत रत्न देने वाली है। यही चीज मैं समझा रहा था। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी, किसी की आपराधिक छवि गढ़ देना, जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, जेल में गए हैं, जुडिशियल कस्टडी है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, बाकी काफी सारी चीजें भी क्लियर होनी बाकी, आरोप सिद्ध होने बाकी है, दोषी करार दिए जाने बाकी है, क्या उससे पहले जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है, जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं? कौशल कांत जी, मैंने अपने मित्र को बहुत ही ध्यान से सुना, पर इन्होंने कुछ कंक्लूसिव बात नहीं करी। इस पे बात नहीं की कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर अगर आरोप लगे तो उसे अपने पद से रिजाइन करना चाहिए, और जब वो क्लीन चिट मिले तो वापस आके ज्वाइन करना चाहिए। ये फॉर्मूला केवल अरविंद केजरीवाल के लिए एक्सेप्शन था, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने वही किया, जैन साहब ने वही किया, संजय सिंह ने वही किया, लेकिन अरविंद जी हैं एकदम एक्सेप्शन है, आम आदमी पार्टी में भी और अपने फॉर्मूले पे भी। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इंडी गठबंधन के जिस जश्न की बात कर रहे थे, वो तो कल जश्न करप्शन नज़र आ रहा था स्टेज के ऊपर, क्योंकि जितने भी नेता बैठे थे, या तो वो बेल पे हैं, या जेल जाने वाले हैं, या उनके ऊपर कोई न कोई आरोप ऑफिशियली चल रहे हैं, या किसी न किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अरविंद जी की बात को ही अगर हम, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कल परसों तक आते थे और ये कहते थे अरविंद जी की गिरफ्तारी से पहले कि ये विजय नायर है कौन जिसकी गवाही पे अरविंद जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब अरविंद जी कौन है जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले रहे हैं? तो क्या अरविंद जी भी किसी डर से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले रहे हैं, या वो सिर्फ अपनी पत्नी के चीफ मिनिस्टर बनाने का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, और जो आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से पैदा हुई थी, आज ऑल इन ऑल फॉर करप्शन हो गई है, और पूरे गठबंधन को अगर हम देखें, इंडी अलायंस फॉर करप्शन हो गया है। क्योंकि आप देखिए, इनकी पार्टी का कोई नेता बचा ही नहीं जिसके ऊपर किसी न किसी ने आरोप न लगाए हो। यहाँ तो अरविंद जी ने ही दो लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए, एक आतिशी जी। अब ये बताइए मुझे, और एक सौरभ भारद्वाज, अभी तक विजय नायर के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था, अब अरविंद जी ने अगर ये कहा है तो क्या अरविंद जी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या किसी के दबाव में बोल रहे हैं? ये जरा जवाब दे दें। या किसी का रास्ता साफ कर रहे हैं? मैं सिद्धार्थ जी से इसका जवाब लूंगा। सिद्धार्थ जी, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बात तो है ना, नैतिकता का नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अगर एलिगेशन ही लगे हैं तो जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक ये तो कहा ही जा सकता है कि जैसे भगवान प्रभु श्री राम ने अयोध्या छोड़ दी थी और कहा था कि अगर मुझे 14 साल का वनवास कहा गया है तो मैं वनवास जा रहा हूँ, वनवास से फिर आके वापस राजगद्दी संभालूंगा। विवेक जी, रामराज तक जाने की जरूरत नहीं है। इनकी आम आदमी पार्टी में ही अगर जैन अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, संजय सिंह अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं,
अगर मनीष सिसोदिया अपनी कुर्सी ठीक छोड़ बात है, सकते ठीक बात हैं, है। लालू यादव रिजाइन कर सकते जी। हैं, सोरेन रिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारे हेमंत लीडर सोरेन रिजाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल। राम का नाम जी। क्यों ला रहे हैं? सौरभ भारद्वाज जी, इतने सारे करप्ट बिल्कुल, नेता सौरभ जब भारद्वाज जी, रिजाइन कर सकते हैं, नैतिकता के बेसिस पे, तो इन्होंने नैतिकता ही खत्म कर दी है। जी नहीं, कौशल कांत जी, करप्शन तो सिद्ध होना भी बाकी है, वो तो कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीजर है, अभी चल रही है, लेकिन नैतिकता नाम की एक चीज होती है सिद्धार्थ जी, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे पहले उनको कौशल जी को अपना सवाल, वो इतने बौखलाए हुए हैं कि सवाल पर सवाल कर रहे हैं, जवाब भी तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप मुझे अगर जवाब के लिए बुलाए हैं तो जवाब सुन लीजिए, थोड़ी तसल्ली रखिए। बहुत अच्छा सवाल है शांडिल्य जी, बहुत अच्छा सवाल है नैतिकता का। हुआ ये कि 3 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के ऊपर कुछ आपत्तिजनक बयान कर दिया। मुझे भी लगा सबसे पहले कि भारत के प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। बाद में मैंने सोचा कि भारत के प्रधानमंत्री जी नैतिकता की शपथ नहीं लिए हैं, संविधान की शपथ लिए हैं। अरविंद केजरीवाल भी संविधान की शपथ लिए हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता से पूछा कि मेरे ऊपर इस तरह के आरोप आएंगे, मुझे जेल में डाला जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए। दिल्ली की जनता ने कहा कि आपको हमने वोट दिया है काम करने के लिए, आप कहीं से भी काम कीजिए। उसके बाद इसी भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं ना, यही परसों हाई कोर्ट में गए थे, न्यायपालिका को भी आपत्ति नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि चाय से ज्यादा केतली काहे गरम है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला काहे दीवाना हुआ है। और अगर भाजपा को जवाब देना है, आपने जिस आधार पे शांडिल्य जी, कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना, कानून अगर सबके लिए बराबर है, अरविंद केजरीवाल ने आज अगर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया है और जिसका भी वो नाम लेते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, तो मुझे ये बताइए कि उन्होंने तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम नहीं लिया, तो उनको आप कब छोड़ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने तो कोर्ट में शरद रेड्डी का नाम लेके ये भी बोल दिया कि भाजपा क्यों ले लिया गया, पहुंच गया है तो उसे कानून के आधार पे और भाजपा सब जा रही है। अरे महाराज कुछ एक एक करके सर, एक एक करके उल्टा पड़ जाएगा, तर्क दीजिए तो उल्टा नहीं पड़े। अरविंद केजरीवाल जो भी कौशल कांत जी आ रहा हूँ, कौशल कांत जी आ रहा हूँ, आधार पे कौशल कांत जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ जी, कौशल कांत जी, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं भी यहाँ पर खड़े होके यहाँ पर बहुत मेहनत करके, नहीं बहुत मेहनत करके आप लोगों तक ये डिबेट कंडक्ट करा रहा हूँ और बहुत मेहनत से ये डिबेट दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। मेरी मेहनत को भी थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप दोनों नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा। और दूसरी एक दिक्कत की बात है, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है। अब मैं कौशल कांत जी से जवाब लेता हूँ जो सिद्धार्थ जी जो आरोप लगा रहे थे। कौशल कांत जी आपकी बारी, एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का तुरंत रुक रहा हूँ। कौशल कांत जी जल्दी से। विवेक जी, जो 3 सवाल मैंने पूछे, 2-3 उसका एक भी जवाब नहीं आया कि क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई दबाव है कि आतिशी का नाम लें या फिर सौरभ भारद्वाज का नाम लें, इसका जवाब नहीं आया। दूसरा, इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि फिर इन्होंने संजय सिंह का इस्तीफा क्यों ले लिया और जैन का इस्तीफा क्यों ले लिया और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों ले लिया, तो ये जवाब नहीं दिया। ये स्टैंडर्ड आम आदमी पार्टी में एक ही एक्सेप्शन है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल, सिर्फ उसके लिए है। बाकी सारे लोग इस्तीफा दे देंगे, बाकी सारे लोग जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा वो इस्तीफा दे देंगे, पर अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे। सब लोग इस्तीफा देंगे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। क्या अरविंद केजरीवाल का मामला स्पेशल केस की तरह तहत आम आदमी पार्टी देख रही है? इसका जवाब मैं सिद्धार्थ जी से लूं, लेकिन मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं फराज किदवई और सौरभ दुबे और हरनाम जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी, एक जो सवाल बहुत लाजमी हो जाता है, वो जो बहुत लोग उठा रहे हैं, बीजेपी कहती है कि भाई अगर एविडेंस नहीं है तो फिर बेल क्यों नहीं मिल रही है। कोर्ट सबूत देखता है, कोर्ट गवाह सुनता है, कोर्ट पेपर्स देखता है, तो बेल नहीं मिल पा रही अगर कहीं उनको अदालत को शक लगता है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बिना किसी आधार के आप किसी को अंदर क्यों रख रहे हैं, सिर्फ प्रोसीडिंग के आधार पर क्या अंदर रखा जा सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तो गवाह प्रभावित कर देंगे, सबूतों से छेड़छाड़ कर देंगे? तो क्या यहाँ पर जानबूझकर विपक्ष को परेशान नहीं किया जा रहा? ये बेल वाला जो मामला और एलिगेशन वाला जो मामला है, ये थोड़ा सा जल्दी से क्लियर कीजिएगा के शर्मा जी आप। देखिए विवेक जी, जो सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब तक वो उसके खिलाफ में अभी तक कोई साबित नहीं हुआ है तो वो अपराधी नहीं है, वो एक्यूज हो सकते हैं, आरोपी हो सकते हैं। ये बात उनके प्रवक्ता जी ने सही बताया, लेकिन आप उसको अपराधी मानना तब तक नहीं होगा जब तक वो जुडिशियल कस्टडी में है और आपका न्यायिक जो है वो पेंडिंग है। रही बात है कि बेल की है, देखिए 2.5 साल हो गया केस का,
और 2.5 साल में 400 दिन जो है वो मनीष सिसोदिया जी है, 179 जो डेज है वो रहे हैं संजय सिंह जी। इससे पहले अब जिस तरह से विजय नायर का जो स्टेटमेंट आपने आया और जिस तरह से पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, वो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। और ये इसको जब तक ये ट्रायल नहीं खत्म हो जाता तब तक उसके बातों को डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की जो एविडेंशियल वैल्यू होती है जीरो होती है। अब रही बात है कि आप यदि पीएमएलए एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 45A में यदि आप जाते हैं तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि बेल कैन बी ग्रांटेड, कैन बी हो सकता है, एन एक्यूज इज ए मनी लॉन्ड्रिंग केस। लेकिन इसमें दो नियम है कि पहली बात है प्राइमा फेसाई ये लगना चाहिए कि नहीं हमारे खिलाफ में कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। अब देखिए प्राइमा फेसाई तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो केस की जो है जब जो मेन एक्यूज्ड है वो यदि उसके खिलाफ में यदि स्टेटमेंट दिया है तो प्राइमा फेसाई का तो सवाल ही नहीं होता। अब जो दूसरा जो कंडीशन है कि जो द ऑफेंस एंड ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस, तो अब ऑफेंस तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं हुआ है, क्राइम तो हुआ है, लेकिन ये साबित करना कि क्राइम ही नहीं हुआ है और उसमें कोई यदि एक सीएम के रहते हुए, सीएम कुर्सी पे बैठे हुए इतनी बड़ी शराब नीति तो बन नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं क्राइम हुआ। लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट उनमें उसका कितना है, मंत्री कितना है, किसकी कितना रोल है, ये साबित करना। और इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है जो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, इस एक्ट में बेल का प्रोविजन बहुत ही नगण्य है और जो पॉसिबल ही नहीं है। और जब तक आपको जब बेल ही पॉसिबल नहीं है तो इसमें ये नहीं कह सकते कि देखिए अरविंद केजरीवाल एक सीएम है, वो जिस पोस्ट पे बिलोंग करते हैं भाग तो सकते नहीं है और जो सारा खेल तो कुर्सी का है, तो कुर्सी छोड़ के कहाँ विदेश जाएंगे। नहीं, आपने बड़ी बात कह दी के शर्मा जी, आपने कह दी कि तो वो बहुत पहले कर चुके होते। ये जो अमेंडमेंट है जी के शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये जांच प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक बेल मिलने के चांसेस बिल्कुल नगण्य है। मैं जा रहा हूँ हरनाम और जब बेल ही नहीं होगा तो इसमें ये नहीं कहना कि बेल नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ में सबूत होगा। देखिए जज के हाथ जो होते हैं ना वो काफी बंधे होते हैं। आपने जो देखा होगा न्याय की जो मूर्ति है वो उसमें ब्लाइंड पट्टी होता है और तराजू होता है, सबूत जो तराजू में सबूत किसके ऊपर है वो बताता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि न्याय जो है वो सभी के लिए बराबर है। अब जो ऑलरेडी 3 एक्यूज का बेल नहीं हुआ है, वकील साहब एक बात साफ करें मुझे एक में बोल दीजिए, एक लास्ट में बोला चाहता हूँ, ऑलरेडी 3 एक्यूज का बेल नहीं हुआ है और उस हिसाब से सीएम को स्पेशल यदि बेल दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये बायसेस दिखेगा। तो ऐसे सिचुएशन मुझे जहां तक लगता है 1 साल अब इस केस में कोई बेल नहीं मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं का बाहर आना मुश्किल है, बेल पर बाहर आना मुश्किल है। समझ गया शर्मा जी, समझ गया मैं। हरनाम सिंह, सौरभ दुबे और फराज किदवई मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरनाम जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड इस मामले में? हालांकि कल आप लोग सब साथ साथ थे, मुझे लगता है आज भी साथ साथ होंगे, लेकिन जो बात वकील साहब समझा रहे हैं कि इस केस में जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक बेल मिलना मुश्किल है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी इस एक्ट के तहत और अदालती कार्रवाई के हिसाब से। लेकिन सियासत भी अपनी जगह है। देखिए स्वाभाविक है, हम लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और कल रामलीला मैदान में हम सब लोगों ने जो एक बिगुल बजाया है भारत की इस सरकार के खिलाफ, तानाशाह सरकार के खिलाफ, कि किस तरीके से ये संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे देश की जनता इस वक्त देख रही है कि इलेक्शन कमीशंस पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है इस देश की, उसके अकाउंट तक फ्रीज कर दिए जा रहे हैं चुनाव के चलते चुनाव में। हमारा एक इस बात पर गहन विरोध है कि जो ये कथित शराब घोटाला है, हो सकता है इसमें क्या आगे रिजल्ट आएगा ये नहीं पता, लेकिन इसकी समय समय पर जो है जो भी टाइमिंग है इस पर हमारा विरोध है, क्योंकि ये केस पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कहीं भाग जाते हैं या अरविंद केजरीवाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे ही हेमंत सोरेन हैं। इन दो चीफ मिनिस्टर्स को आपने चुनाव की जब आचार संहिता लागू हो गई है उस वक्त आपने अपनी एजेंसी को एक्टिव कर इनको तंग करने का काम किया, प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने का काम किया। इससे कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो ओपोनेंट पार्टी को क्रश करके दबाकर उनको एक तरफा चुनाव लड़ना चाहती है, एक तरफा चुनाव जीतना चाहती है, एक तरफा सरकार बनाना चाहती है। ये सबसे बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि लोकतंत्र और जमहूरियत में मैं समझता हूं कि उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। सौरभ दुबे जी के पास जी
ठीक है हरनाम जी, अब आ रहा हूं आपके पास। सौरभ दुबे जी, टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है, कह रहा है जब आदर्श आचार संहिता है तो क्या इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अगर हो रही है तो क्या ये विपक्ष के खिलाफ हो रही है या फिर जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही है? सौरभ दुबे जी, इसके बारे में फराज जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये प्रश्न तो फिर चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए ना, इसमें सरकार क्या करेगी? जब आचार संहिता लगी हुई है तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है, तो आप उस चुनाव आयोग से बात करिए, या आप उनको जाकर के एक डेलीगेशन लेकर के जाइए, उनको लिखित में कंप्लेंट दीजिए, और नहीं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपको तो स्पष्ट रूप से पता है कि सरकार का अभी कोई रोल नहीं है, अभी चुनाव आचार संहिता लगी है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अंडर में आता है और वो काम कर रहा है। एक बात। दूसरी बात देखिए, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि प्रशासन इस वक्त निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, नहीं आप ये कह रहे हैं प्रशासन निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, और अगर शिकायत हो चुनाव आयोग जाइए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। बिल्कुल, चुनाव आयोग लोकतंत्र को है ना। विपक्षी दल गए भी थे, शिकायत भी की थी। विवेक जी, तो लोकतंत्र है तो आपको किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना। अगर आप सरकार पे विश्वास नहीं करते तो चुनाव आयोग पे करिए, चुनाव आयोग पे नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में करिए। अब भाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं करेंगे तो फिर आप अपना मंदिर, अपना मस्जिद बना लीजिए जहां पर आपको है, लेकिन लोकतंत्र में तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, वहां पर। अब सुनिए, अभी बात शुरू हुई है, अभी बात शुरू हुई है। देखिए, लोग वकील साहब रुक जाइए, अभी मैं आ रहा हूँ, सुनिए। देखिए, लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है ये 15 दिन। लोकतंत्र के अध्याय में बहुत काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि कोई व्यक्ति जो तिहाड़ जेल के अंदर से एज ए मुख्यमंत्री बन करके दिल्ली की जनता को, दिल्ली की सरकार चलाने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है लोकतंत्र में कहीं से भी ये जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात देखिए, फराज की के पास जा रहा हूं। देखिए जल्दी से प्लीज। हाँ, कल जो आपने रैली देखी ना रामलीला मैदान पे, ये करप्शन का जो कुनबा था वहां पर, और परिवार तंत्र था, जहां पर एक परिवार के नए सदस्य को लॉन्च करने का प्रयास किया गया, सुनीता केजरीवाल जी को, और कुछ नहीं था वहां पे। वहां ऑलरेडी राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, छोड़ो कल की बातें, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, सब परिवार थे। सौरभ जी फराज की के पास जा रहा हूं, सुनिए ना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नई कहानी। मेरी बात सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूं। मैं तिहाड़ जेल के सामने से खड़े होकर डिबेट कर रहा हूं, यहां भी काफी लोग आ गए थे। मैं ये कह रहा हूं, मैं फराज किदवई जी के पास जा रहा हूं। फराज किदवई जी, एक बात बताइए, जो बात बीजेपी कह रही है, जो बात बीजेपी के सपोर्टर, जो बात दूसरे राजनीतिक विश्लेषक वो कह रहे हैं कि भाई ठीक, चलिए बीजेपी की सरकार अभी निष्क्रिय है क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, सारा कंट्रोल चुनाव आयोग के पास है। आप चुनाव आयोग पे भरोसा करेंगे, चले नहीं। आप अदालतों पर भरोसा करेंगे, चले। ईडी सीबीआई पर भरोसा करेंगे, नहीं। आईटी पे भरोसा करेंगे, नहीं। किस पर भरोसा है इस देश में? किस संस्थान पर विपक्ष को सबसे ज्यादा भरोसा है? फराज किदवई जी। देखिए विवेक जी, आपने बोला अदालतों पर भरोसा, ये गलत है। विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी अदालतों का पूरा सम्मान करती है, अदालतों के तमाम फैसलों का सम्मान करती है। हाँ, अदालत से फटकार जरूर पड़ती है भारतीय जनता पार्टी की जो विंग है ईडी को, जिसमें अदालत ये कहती है कि ईडी जिसकी में खबर है कि ईडी फेसेस सुप्रीम कोर्ट एड ऑन डिले इन बेल फॉर एक्यूज्ड। मतलब कितने ऐसे मामले हैं जिसमें अदालत ने भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को फटकार लगाई है। अब अभी आप देखिए कि एक खबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दबाई है, जिसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और अनडेमोक्रेटिक स्टेप सरकार का जो है उसके ऊपर स्टे दिया है। एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी ने, और वो इसलिए बनाई थी कि जनता अपनी जो आवाज सोशल मीडिया के थ्रू उठाता है, उस सोशल मीडिया पर भी इनको किसी न किसी तरह से कंट्रोल करने के लिए इन्होंने फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी। दूसरी बात, अभी हमारे भाई जो हैं, क्या नाम है, सौरभ दुबे जी, इन्होंने एक परिवार की बात कही, और तीसरी बात, एक बात हुई नैतिकता की। विवेक जी, जनार्दन रेड्डी का नाम सुना है क्या आपने? आपने जरूर सुना होगा। आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जनार्दन रेड्डी को भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के नेता माइनिंग माफिया कहते थे, जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जिनके ऊपर 9 सीबीआई के केसेस चल रहे हैं। ये वही जनार्दन रेड्डी हैं कि जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय वकील साहब बैठे हुए पूछिएगा, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बेल्लारी के आसपास भी नहीं दिखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो जिस व्यक्ति से भी खतरा महसूस करते हैं उसको किसी न किसी तरह से जेल भिजवा देते हैं। अरे साहब, सबसे ज्यादा खतरा तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को किसी दिन लग गया कि भाई ये आदमी हमको चैलेंज कर सकता है, आगे प्रधानमंत्री पद का दावेदारी कर सकता है, वो अगले दिन आपको जेल में मिलेगा। दूसरी बात ये हुई, अभी बेल की बात हो रही थी, बस विवेक जी 20 सेकंड दे दीजिएगा। बेल की बात हो रही थी, आपने कहा अदालतों पर, उन्होंने सही बोला था कि मैं एक सवाल ऐड कर रहा था। आपने कहा अदालतों पर भरोसा है, नहीं, आपने कहा कि अदालतों का आप सम्मान करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं,
और जो इस देश में न्याय सिस्टम उसका सम्मान करते हैं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि आज की जो कार्रवाई हुई है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मैं फिर से कह रहा हूं, अक्यूज है, दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, प्रक्रिया जारी है, जांच जारी, ईडी जब तक जांच करेगी तब तक इस मामले में सुनवाई भी चलती रहेगी। मैं ये कह रहा हूं जो चीज न्यायालयों के हवाले से हो रहा है, अदालतों के हवाले से हो रहा है, क्या उसमें कम से कम उसको राजनीति से अपार्ट नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए विवेक जी, राजनीति तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी करती है, क्योंकि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा महाघोटाला जो हुआ, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला, उस महाघोटाले और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उस मुद्दे को दबाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बलि का बकरा बना दिया गया। कमाल है, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार पे एक शब्द नहीं निकल रहा आपके मुंह से। अपने टर्म पे कौशल जी मैं आ रहा हूं, बोलिए ना। केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार पे कौशल जी मैं आ रहा नहीं करता हूं। विवेक जी, सौरभ दुबे जी एक सेकंड वेट कीजिए, सौरभ दुबे जी एक सेकंड वेट कीजिए, कौशल जी मैं आ रहा हूं, कौशल जी के पास जा रहा हूं। पहले मैं सौरभ जी वेट कीजिएगा, किरवा जी जल्दी 10 सेकंड में पूरा कीजिए। मेरी बात तो कंप्लीट होने दी है ना। जैसे ये लोग लोकतंत्र को हाईजैक कर लेते हैं ना, वैसे ही आपकी डिबेट को भी ये लोग हाईजैक कर लेते हैं। जैसे ये लोग लोकतंत्र को बहुत आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप जवाब पूरा कीजिए ना। चर्चा को भी ये लोग बंदी बना लेते हैं। आप जवाब पूरा कीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको, बोलिए। प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर कल को ये लगा कि साहब कोई एक बड़ा नेता है जो उनको पॉलिटिकली थ्रेट दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी जेल में डालने से माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे नहीं हटेंगे। अभी बात बेल की हो रही थी, ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी के पास जा रहा हूं कि सेक्शन 45 में ट्विन कंडीशन, सुन लिए 20 सेकंड सुन लिए, सेक्शन 45 की जो ट्विन कंडीशन है उनको फुलफिल करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन बेल मिल सकती है, अगर आप जो है वो अप्रूवर बन जाइए। शरण चंद्र रेड्डी जी, हमें भी समय दीजिए। भ्रष्टाचार की वकालत करने वालों को बेल मिल कौशल कांत जी, आपको बेल मिल जाएगी। भ्रष्टाचारियों की वकालत कर रहे हैं, इनको इतना समय दे रहे हैं कर लीजिए। और सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, नहीं है जो भ्रष्टाचारियों की वकालत कर रहे हैं, कौशल कांत मिश्रा जी, कौशल कांत मिश्रा जी, सौरभ दुबे 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 जी, उनका एलिगेशन बीजेपी के ऊपर है, बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं आपका स्टैंड लेने के लिए आएंगे। कौशल कांत मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी को लेकर आइए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी को लेकर आइए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी और सिद्धार्थ शर्मा को स्क्रीन पर लाइए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। विवेक जी, सारे प्रवक्ता जो तीनों पार्टी के हैं वो एक दो तीन कॉमन चीज़ें उठा रहे हैं। एक तो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। तो इस लोकतंत्र में हमेशा कोई न कोई उत्सव चलता रहता है, कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है। तो इससे अगर सारी संवैधानिक एजेंसियां अपना इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दें तो कोई इन्वेस्टिगेशन पूरा ही नहीं होगा। और इसी के लिए माननीय मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला लाया, जिसका भी ये विरोध करते रहते हैं। अब बात आती है, दूसरी बात कही कि सीएम है भाग जाते, क्या सीएम है भाग तो नहीं जाते, लेकिन सीएम के पास इतनी पावर होती है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि 9 बार सम्मन आया था अरविंद जी के पास, 9 बार ऑफिशियल सम्मन आने के बाद भी अगर कोई अपराधी कोर्ट में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी इन्वेस्टिगेशन में और एजेंसी को कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो इससे पता चल जा सकता है कि अपराधी का नेचर, कैरेक्टर कैसा है। यही आम आदमी पार्टी और यही लोग थे। कांग्रेस को छोड़ दो, क्योंकि कांग्रेस वाले तो पहले ये बोलते थे कि इन्होंने ही शराब घोटाले का उजागर किया, आज उनके पार्टी बन गए, उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता इसी चैनल पे आके बार बार ये बोलते थे कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, शराब घोटाला होता नहीं था, शिक्षा मंत्री शराब घोटाला करके जेल के पीछे चला जाता है। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन ऑर्डर है, जिसमें यह लिखा मेंशन्ड है 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल साबित हुआ है। के कविता ने सीधे कहा है कि 100 करोड़ रुपए अरविंद जी के पास दिए गए हैं। के अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने कहा है कि 5% का जो कमीशन था उसको 12% करके 6% की रिश्वत इनके पास पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। इसके अलावा समीन महेंद्रू से विजय नायर जी बताइए डॉक्टर साहब जो विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष सर एक सेकंड रुक जाइए, विपक्ष कह रहा है कि शरद विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज चला गया।
विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी। विवेक जी आपकी आवाज नहीं आई, जी। सवाल नहीं सुन पाया मैं। विवेक जी आपकी मैं आवाज डॉक्टर विवेक जी साहब पूछ ये रहे कह हैं रहा हूं कि केजरीवाल जी अब ने तिहाड़ नाम क्या क्यों लिया आतिशी जी का? अरविंद विवेक जी केजरीवाल कह ने, रहे वही हैं तो कि मेरा विपक्ष सवाल ये था पूछ रहा है अपने कि जो आम आदमी पैसा- पार्टी के प्रवक्ता से। पैसा जो है, आम आदमी जी, पार्टी देखिए, के मैं ये- जो है वो उसके मैं ट्रेन ये में पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पर देखिए तिहाड़ के आसपास मोबाइल नेटवर्क जैमर लगा रहता है, तो यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क का दिक्कत थोड़ी सी होती है यहाँ से, जहाँ से मैं लाइव कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विपक्ष ये कहता है कि आपके पास जो नेता है उनमें से एक लंबी फहरिस्त है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, या फिर विपक्ष जिन पर आरोप लगाता है उनके ऊपर ईडी की नजरें क्यों नहीं पड़ती, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल विवेक जी, पहली चीज तो ये क्लियर करना चाहता हूं कि किसी भी आरोपी के ऊपर से आरोप वापस नहीं लिए गए, सब पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन अगर सभी माननीयों को ये दिक्कत हो रही है और उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके अपने संवैधानिक दायित्व का वहन किया था और कोर्ट से आदेश ले आए, और उसी आदेश में सोनिया जी, राहुल जी और वाड्रा परिवार पूरी तरीके से बेल पे चल रहा है। तो ये लोग काम कुछ नहीं करना चाहते, केवल यहाँ टीवी पे बैठ के बातें बनाना चाहते हैं। जी, हरनाम सिंह जी के पास जा रहा हूँ, सिद्धार्थ शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उनके पास दोबारा जाऊंगा। हर कोर्ट के फोरम जी। के ऊपर, हर जो जी। संवैधानिक फोरम है उस फोरम के ऊपर इनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। जो बातें ये टीवी आरोप किसी का वापस नहीं लिया जाएगा, कार्रवाई सब पर होगी। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता ये कह रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर, डॉक्टर कौशल कांत मिश्र ऑफिशियल प्रवक्ता है, कह रहे हैं आरोप किसी पर वापस नहीं लिया जाएगा, जिस पर जो एलिगेशन है उसकी जांच होकर रहेगी। मैं जा रहा हूं हरनाम सिंह जी के पास। हरनाम सिंह जी एक बात बताइए, मैं एक सवाल जानना चाह रहा था। हरनाम जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। हरनाम जी, सवाल मेरा ये है कि जिस आम आदमी पार्टी ने आपको पंजाब से साफ कर दिया, आपको दिल्ली से साफ कर दिया, उस आम आदमी पार्टी को आप सिंचित कर रहे हैं एज अ महागठबंधन। क्या फ्यूचर में ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी पार्टियां दूसरे तीसरे नंबर पर चले जाएंगे, इंक्लूडिंग कांग्रेस? क्योंकि कल जिस तरह की रैली रामलीला मैदान में देखने को मिली और जो सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिला वो इससे पहले नहीं हुआ। आपने कहा कि आप नेचुरल अलायंस है महागठबंधन के तहत, आप नेचुरल अलायंस जेएमएम के भी थे, आप हेमंत सोरेन के भी नेचुरल अलायंस थे, लेकिन इतनी बड़ी रैली में मैंने तो नहीं सुना झारखंड में कोई बहुत बड़ी, हरमू मैदान में बहुत बड़ी रैली हो गई, रांची में बहुत बड़ी रैली हो गई, वहां पर जेएमएम के सपोर्ट में सभी दल इकट्ठा हो गए। क्या आप लोग कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं जो फ्यूचर में पूरे विपक्ष को डेड कर सकता है, या फिर आप लोगों को पता है कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं? हरनाम जी देखिए, पहली बात तो कल जो रामलीला मैदान में रैली हुई है वो लोकतंत्र और संविधान बचाने की रैली हुई है। उस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ रैली था। वो किसी एक व्यक्ति की रैली नहीं थी, वो पूरे इंडिया गठबंधन की रैली थी। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदगी करने वाले लोग थे। उसमें राहुल जी ने भी, खाड़गे साहब ने भी, स्पेशली हेमंत सोरेन जी के बारे में भी बात रखी है, केजरीवाल जी के बारे में बात रखी है, कांग्रेस के जो खाते फ्रीज करे गए हैं उसके बारे में भी बात रखी है, किस तरीके से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में बात कर रखी है। और तमाम अनेक दलों ने इस जो पार्टियों को तोड़ फोड़ कर बीजेपी वहाँ से टेंटेड फेंटेड नेताओं को लाकर एक वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, जिसमें जैसे ही जो भाजपा ज्वाइन करता है उसको वो साफ क्लीन चिट दे देते हैं। जब एक तरफ अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र के सीएम थे, आदर्श घोटाले में जब वो आरोपी बताए जाते थे तो यही चीख चीख के देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी कहती थी ये महाभ्रष्ट व्यक्ति हैं। और उसी अशोक चव्हाण को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोद में बिठाया, जिस दिन उनको लिया उसके वेरी नेक्स्ट डे उनको राज्यसभा का नुमाइंदगी करा दी। आप समझ लीजिए, सही मायनों में तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से बौखलाई और डरी हुई और घबराई हुई है, क्योंकि उनके पास अपने चुनाव लड़ने के लिए बेहतरीन कैंडिडेट भी नहीं है। वो विपक्ष से कैंडिडेट आयातित करके राज्यसभा का लालच देके, मंत्री बनाने का लालच देके दोबारा हमारे साथ आ गए। आप ये कह रहे हैं कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, विपक्ष को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है उसके खिलाफ ये रैली थी और विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आया रामलीला मैदान में। मैं सौरभ दुबे जी से इसका जवाब लूं, फिर मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ शर्मा और फरहाद किदवई आपके पास। सौरभ दुबे जी, देखिए, पहली बार टाइमिंग को लेकर जिस पर आपने जवाब दिया कि भाई आदर्श आचार संहिता, चुनाव आयोग चले जाइए, लेकिन जो सवाल ये है जो बार बार विपक्ष पूछता है कि भाई 95% और 5% का ये रेशियो किस हिसाब से है?
मतलब इसके पीछे कौन सी गणित है? अब इसमें बताइए, इसमें कोई क्या कर सकता है जब कोई भ्रष्टाचार करने वाला वो अन्य पार्टियों में ज्यादा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन बहुत है, अनुशासन इतना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी मंत्री के ऊपर बता दीजिए किसी प्रकार से कोई आरोप लगा हो या फिर विपक्ष ने उसको भ्रष्टाचार के आरोप में घेरा हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी एक मंत्री का नाम बताइए जिसको आपने भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाया हो या किसी रैलियों में उसको घेरा हो भ्रष्टाचार के आरोप में। तो ये बात साफ साफ जाहिर है ना कि भ्रष्टाचार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब सुनिए सुनिए तो लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ शर्मा अलग लिस्ट बनाए हुए उधर। ये घर में लिस्ट बना के बैठे हैं, ये जाए थाने में FIR करवाएं। अगर वो है तो थाने में जाकर के FIR क्यों नहीं करवाते जहां जहां पे इनकी सरकार है वहां पर। देखिए छत्तीसगढ़ में जो केस हुआ था जो है वो छत्तीसगढ़ में भी जो है वो सेंट्रल के द्वारा जो है वहां पर मुकदमा लिखवाया गया था। वहां पर इनकी गवर्नमेंट ने, तब वहां पर इनके मुख्यमंत्री थे बघेल साहब, तब एक्शन नहीं लिया था, नहीं वहां की पुलिस ने एक्शन लिया था। महादेव ऐप की बात कर रहा हूँ, महादेव ऐप का भ्रष्टाचार भी केंद्र सरकार ने जब वहां पर एक्शन लिया तब वो खुल करके आया। दूसरी बात ये देखिए, हरनाम जी से पूछिए कि क्या राहुल गांधी जी पंजाब में जाकर के वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनके लिए वोट मांगेंगे या आम आदमी पार्टी के लिए मांगेंगे? और वहीं पर अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछ रहा हूं कि वो जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे जाकर के इनके पार्टी के लोग या आम आदमी पार्टी के लिए? ये किस प्रकार का दिखावा है, किस प्रकार का गठबंधन है? राज्यों में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप भ्रष्टाचारी बताते हैं। समाजवादी पार्टी को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी बताया था इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आपके प्रधानमंत्री ने भी मैं पूछ रहा हूँ भ्रष्टाचारी बता रहे थे और अगले दिन उसको मुख्यमंत्री बना रहे थे। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी बता रहे थे, देश के सबसे बड़े घोटालेबाज बता रहे थे और अगले दिन उसको मुख्यमंत्री बना दिया था। इस बात का जवाब है महाराष्ट्र में जाकर देश के प्रधानमंत्री अजीत पवार जी को वहां भ्रष्टाचारी बता रहे थे और अगले दिन सिद्धार्थ शर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आई। सिद्धार्थ शर्मा जी आम आदमी पार्टी के नेता स्क्रीन पर लेकर आइए और सिद्धार्थ शर्मा जी से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। सिद्धार्थ शर्मा जी पूछिए ना। सिद्धार्थ शर्मा जी पूछिए। सिद्धार्थ शर्मा जी चलिए, आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में 28-29 राज्य हैं, इस देश में मुख्यमंत्री की संख्या भी उतनी ही है, इस देश में सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ऊपर एलिगेशन क्यों? अगर PMLA और ED की जांच दूसरे नेताओं के खिलाफ हो रही है, वो तो या तो कोई बेल पर है या वो बाहर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ही निशाने पर क्यों लिया गया? क्या दिल्ली शराब नीति घोटाले में कुछ स्ट्रांग है ED के पास या फिर जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी तो बिल्कुल आराम से अपनी सरकार चला रही है, भगवंत मान आराम से सरकार चला रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में अभी तक जो वहां के पूर्व मंत्री थे भूपेश बघेल, वो भी आराम से सरकार चला रहे थे। कर्नाटक में आपकी सरकार अच्छे से चल रही है, तेलंगाना में आपकी माफ कीजिए कांग्रेस की सरकार अच्छे से चल रही है। दिक्कत सिर्फ दिल्ली में क्यों है? जी बिल्कुल, अच्छा आपका सवाल है कि ये चीज सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर क्यों है। तो आपने ही अभी थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम में कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और आप ये जानकर अब आपने ये कह दिया कि अभी तो प्रशासन निष्पक्ष है। तो मैं फिर से ये दिखाना चाह रहा हूँ, पहले भी मैंने दिखाया था इसका संदर्भ। मैंने ये नहीं कहा आदर्श आचार संहिता में। देखिए मेरे कहने से नियम कानून तो बनते नहीं है सिद्धार्थ जी। सर बोल लेने दीजिए ना। आपने कहा, मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ। सिद्धार्थ जी आपने कहा, मैंने कहा आदर्श आचार संहिता में क्या होता है, मैंने बस इतना बतलाया। सिद्धार्थ जी ठीक है। तो कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने, मैं टीवी पे दिखा रहा हूँ, खुद ही कहा है कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। अब इस पर ये इस कार्यक्रम में वकील साहब बैठे हैं, ये बताएं कि अगर ED निष्पक्ष है तो भारत के प्रधानमंत्री जी कैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पे मैं व्यक्तिगत कार्रवाई कर रहा हूँ? भाजपा के प्रवक्ता कैसे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जनता के बीच जाएगा तो भाजपा के प्रवक्ता कोई प्रधानमंत्री जाएगा लोगों के बीच में। सिद्धार्थ शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रधानमंत्री जी का हर पार्टी घोषणा पत्र में रखती है, ईमानदारी की बात एक एक करके सिद्धार्थ। अरे सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी एक सेकंड। भ्रष्टाचारी सिद्धार्थ शर्मा और कौशल कांत जी को स्क्रीन पर लाइए। सौरभ दुबे जी रुक जाइए प्लीज।
कि सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक जाइए, सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक सी बात कर रहे हैं। जाइए, सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक अरविंद केजरीवाल द्विभाषी है। कौशल कांत जी और सिद्धार्थ जी को स्क्रीन पर लाइए। अगर पार्टी तमिलनाडु में नहीं भी है तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाएगा। उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए यह काम किया जा रहा है। और फिर से मेरा सवाल है, अगर भाजपा के प्रवक्ता अभी ये कह रहे हैं कि ईडी निष्पक्ष है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी कल कैसे कह दिए कि सारे भ्रष्टाचारियों पर मैं कार्रवाई कर रहा हूं? अगर वो खुद कार्रवाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक है, सिद्धार्थ जी। वो खुद सिद्धार्थ जी, कैसे आप जवाब सुनिए। कल भारत के सिद्धार्थ जी, प्रधानमंत्री ने यह कह ठीक है, दिया कौशल कांत जी कि जी, ईडी एक के एक करके, ऊपर एक एक करके, अभी एक एक करके। कंट्रोल कर रहे ठीक है, हैं। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी जवाब सुनिए अब। ठीक है, सिद्धार्थ जी ठीक है। जी। सिद्धार्थ जी, अब कोई प्रधानमंत्री जाएगा तो अपने 5 साल के काम को तो गिनाएगा ही, बाकी कौशल कांत जी आपके सवाल का जवाब देंगे। कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, के लिए बहुत काम था, ये क्यों कहना था कि ईडी को मैं चिल्ला रहा हूं? सिद्धार्थ जी ठीक है, सिद्धार्थ जी रिलैक्स, सिद्धार्थ जी रिलैक्स, ठीक है, सिद्धार्थ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौशल कांत जी जवाब दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी 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 ठीक है, सिद्धार्थ जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, सिद्धार्थ जी ठीक है, सिद्धार्थ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौशल कांत जी को लाइए स्क्रीन पर। कौशल कांत जी, निष्पक्ष होगा। कौशल कांत जी, अरे आप ठीक ये है, सवाल ठीक है। 5 बार पूछ चुके हैं, ओके जवाब ओके तो ओके सुने। ओके सिद्धार्थ जी ओके 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 सिद्धार्थ जी ओके। कौशल कांत जी को लाइए स्क्रीन पर, लाइए कौशल कांत जी को। कौशल कांत जी, विवेक जी, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मोदी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कौशल कहा कांत है जी और के कि शर्मा सारे जी को स्क्रीन पर लाइए। जी, भ्रष्टाचारियों को कौशल कांत जी। भारतवर्ष में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। सारे भ्रष्टाचारी जेल के पीछे जाएंगे और ये उनका वादा है, ये हमारे घोषणा पत्र का वादा है कि न खाएंगे न खाने देंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये मोदी जी का शासन है, तभी इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज जेल के पीछे जा रहे हैं। नहीं तो आप लोग और हम लोग आज से कुछ साल पहले ये डिस्कस करते थे और लोग कहते थे कि छोटी मछलियों पे कार्रवाई होती है, बड़ी मछलियां बच जाती हैं। और मेरे सिद्धार्थ जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये अरविंद जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए ध्यान से। भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो। नौटंकी मत करो, सवेरे से लेके शाम तक ड्रामाबाजी करते हो, नौटंकी करते हो, पूरे देश का ध्यान भटकाते हो। इससे देश पीछे जाता है, इससे देश आगे नहीं जाता। तो अरविंद जी की बात को फॉलो करते हुए ही मोदी जी यही तो कर रहे हैं, सब लोगों सारे भ्रष्टाचारियों की जांच करा रहे हैं, जांच करा करके जेल में डाल रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के अपने बोल वचन थे। और जिस तरह से अरे विवेक जी, मोदी जी कहते विवेक हैं जी कि मैं सिर्फ मुझे ये बताइए, अरे भाई एक एक करके सिद्धार्थ जी एक एक करके प्लीज। देखिए ओवरलैपिंग से किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा, मेरी बात सुनिए। हो रहा है। हो गया। ठीक है, एक एक करके। कार्यक्रम में अरे सिद्धार्थ जी चिल्लाने से अरे कौशल कांत जी के शर्मा जी को स्क्रीन पर लाइए, बाकी नेताओं को होल्ड करने के लिए कहिए। कौशल कांत जी, के शर्मा जी, कौशल कांत जी जवाब पूरा कीजिए। विवेक जी, जी, बोलिए, चिल्लाने हाँ, बोलिए। से कोई भी अपराधी बोलिए। या आरोपी निर्दोष साबित नहीं होता है। यही काम कर रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा जी, केवल यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा, सारे काले धन को खत्म किया जाएगा। और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, उस तरीके से आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी भारतवर्ष में बन के उभरा है। और जो लोग बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड पे सवाल उठाते हैं, बॉन्ड की आने के बाद से कम हमें सबको ये पता तो है कि कौन कितना पैसा दे रहा है। उसके पहले तो 70 सालों से हो क्या रहा था, थैले में झोले में भर के रुपए आते थे, लोग कमाते थे, खाते थे और मस्त रहते थे। अब जब उससे एक बेहतर परिपाटी लाई गई, कम से कम अब बॉन्ड के थ्रू पता तो है कि किसके पास कितना पैसा आ रहा है और ये सवाल उठा पा रहे हैं। यही तो ट्रांसपेरेंसी है, यही तो ईमानदारी है और यही तो मोदी राज है, यही तो स्वराज है, जिस स्वराज का नाम लेकर के आए थे। मैं के शर्मा जी के पास आ के शर्मा जी, आपने अभी तक दलीलें सुनी दोनों पार्टी को लेकर आए थे, एक एक करके देखिए। शराब का नाम ले आए हैं। हरनाम सिंह जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक एक करके। कौशल कांत जी एक एक करके, हरनाम जी एक एक करके, मैं आ रहा हूँ सबके पास। के शर्मा जी काफी देर से वेट कर रहे हैं टर्न का। के शर्मा जी को लेकर आइए जी, के शर्मा जी। विवेक जी, हाँ विवेक जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कौशल कांत जी जो बात सही बोल रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं एबीपी के न्यूज के कॉन्क्लेव में भी बैठा था, तो वहां पे हमारे से उन्होंने पूछा, अनुराग ठाकुर ने, जनता से पूछता हूँ कि ये दोनों में से कौन सा पैसा अच्छा है। एक चोरी छिपे आता था, एक ओपनली आता है। पहली बात है, ओपनली जो पैसा है उसमें तो साफ था कि किसी को बताना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बताया गया।
दोनों में पता डिफरेंस क्या है? एक 379 आईपीसी है जो चोरी छुपे आया, और दूसरा जो है वो 292 है, मतलब रॉबरी, सीधे डकैती जिसको कहते हैं ना, वो है। दोनों में डिफरेंस जो है 392 जो यही है कि दोनों में एक है कि जिसमें मैक्सिमम सजा जो है, जिसे बेल मिल सकता है, वो चोरी है। और यहाँ तो सीधा जो पैसे का जो केके शर्मा जी, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के कितने चांसेस हैं? जी हाँ, ठीक है। केके शर्मा जी, एक सवाल जो लगातार मेरे फोन पे पूछा जा रहा है मुझसे दर्शकों के द्वारा, संसद ने क्या केजरीवाल जी को बेल मिलने के चांसेस हैं? पास करने के बाद इस बॉन्ड प्रोसेस नहीं, कौशलकांत जी, मैं आ रहा हूं, कौशलकांत जी, कौशलकांत जी, कौशलकांत जी आ रहा हूं। नौ सुने, केजरीवाल नौ जो उन्होंने जो समन को जो अवॉइड किया है, उसका पीछे रीजन यही था कि वो जानते थे कि यदि एक बार मैं यदि वहां पे गया तो फिर बाहर नहीं आऊंगा। इस बीच में वो जितना वो हो सकता था अपनी पार्टी की जो टिकट बंटवारे से लेकर जितने भी जो, क्योंकि कोर्ट चुनाव नजदीक आ गया था, और जिस तरह से चुनाव नजदीक आने की वजह से वो पार्टी को जितना मजबूत कर सकते थे उतना समय उनको मिल गया। इस बात को उनको जानकारी थी कि यदि पीएमएलए के अकॉर्डिंग यदि मैं गया तो वहां से मुझे बेल का चांसेस नहीं है। और इसी वजह से, लेकिन जिस तरह से चुनाव का जो टाइमिंग पे जो ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए डेमोक्रेसी का है और जेल से सरकार चलाना मुश्किल नहीं है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लागू होगा या इनको अपना सीएम बदलना होगा। और सीएम जो है, और वो सीएम बदलने का मतलब हो गया कि आम आदमी पार्टी जो है, जो दल जिस मेहनत से और जिस तरीके से चुनाव लड़ती, वो कहीं ना कहीं उतने पुराने जिस तरह से लड़ने केजरीवाल का जो कमी है, कहीं ना कहीं महसूस तो होगा ही। विवेक जी, हाँ विवेक जी देखिए, केजरीवाल को जब मारा गया था, वकील जब साहब चप्पल फेंका गया था, जब झापड़ मारा गया था, जो है वो एक गंभीर बात कह दी। वकील साहब को कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल जानते थे कि वो पहली बार समन में पेश होंगे तो जेल चले जाएंगे? इनको कैसे पता ये बात, या अरविंद केजरीवाल जी को कैसे पता थी? इस तरह के देखिए आरोप लगाने से पता चलता है कि किस प्रकार से आप भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे पहले से ही पूर्वाग्रह आप जो है सोच से ग्रसित है और उसी के आधार पर आप आरोप लगाते हैं। अगर वो पहले समन में पेश होते तो आप जेल जाने की नौबत नहीं आती। जब वो 9 बार समन मिला नहीं गए तब ईडी अदालत में गई, ये 9 बार पेश नहीं हुए हैं तब वो गिरफ्तार करने के लिए वकालत मत करिए, जो पता चले जो है वो जनता के सामने आप जो है आपकी पोल खुल जाए। देखिए एक बात समझिए, मैंने जो प्रश्न पूछा था कांग्रेस पार्टी से अभी भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी किसके लिए सौरभ दुबे जी मेरी बात सुनिए, सौरभ दुबे जी मेरी बात सुनिए, आप लड़ रहे हैं अलग अलग, वहाँ पर किसी केके शर्मा जी होल्ड कीजिए थोड़ा सा। सौरभ दुबे जी मेरी एक बात सुनिए जी। अरे भैया, सौरभ दुबे जी पंजाब मेरी में बात कांग्रेस सुनिए। आप पार्टी कह रहे हैं कि आपको उनको कैसे पता? पंजाब में वहाँ पे स्टार कैंपेनर राहुल गांधी रहेंगे। फराज की दुबे, एक सेकंड में आ रहा हूँ। सौरभ दुबे जी मुझे एक बात बताइए, फराज की हरनाम जी मैं आ रहा हूँ। फराज की दुबे, सौरभ दुबे जी एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि पहले समन में जाते तो अरेस्ट नहीं होते? क्या आप ईडी में काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या आप ईडी के सोर्सेज से आपकी कनेक्शन है? ईडी में नहीं, पहले समन में हो सकता है अरेस्ट कर लेते, नहीं ईडी में काम दूसरे समन में अरेस्ट कर लेते, तीसरे समन में अरेस्ट कर लेते। ऐसा नहीं होता है। तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? इतिहास में नहीं हुआ। समन तो कैसे होता है फिर? हम लोग को भी अगर किसी को समन आता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, समन सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ये कानूनी जानकारी है जो आपके पास भी और मेरे पास भी है। वहाँ पर गिरफ्तारी की बात नहीं थी, गिरफ्तारी की बात तो केके शर्मा बता रहे हैं, केके शर्मा कानून के जानकार है, बैठे हुए बता रहे हैं ना आपको। गलत जानकारी दे रहे हैं। क्या गलत जानकारी क्या दे रहे हैं? केके शर्मा जी बताइए जरा, बताइए। मैं बता रहा हूं 9 बार। केके शर्मा जी जवाब मैं ये कहना चाहता हूँ सौरभ दुबे जी को पहले लॉ की पढ़ाई कर ले। लॉ की पढ़ाई हमने की है, हमें लॉ की पढ़ाई पता है। ये नॉर्मल समन नहीं है। पहले आपको ये बता दूं, ये जो स्पेशल एक्ट होता है उसकी समन जो होती है वो डिफरेंट होती है। बाकी जो नॉर्मल यदि किसी के पूछताछ है, चोरी का, डकैती का या किसी के मर्डर का, उसमें जो है फिर भी यदि चांस है कि आपको पूछताछ करके यदि सही में यदि ईडी को पूछताछ ही करनी होती है तो वो 41 अच्छा, वकील साहब से मैं पूछ रहा हूं, आपको आज 15 दिन की हिरासत में बिहार का है, भेजा है? ईडी ने भेजा है या कोर्ट ने भेजा है? ये वकील साहब बताएं। अरे भाई 41 का फराज की द्विवेदी के पास आ रहा हूं, फराज की द्विवेदी के पास जा रहा हूं। फराज की द्विवेदी एक फराज की द्विवेदी को स्क्रीन पर लेकर आइए, कौशलकांत जी को स्क्रीन पर लाइए। केजरीवाल जी ने कल की रैली में बोला था कि पर्सनल एलिगेशन का टाइम है मेरे पास। फराज की द्विवेदी को स्क्रीन पर लेकर आइए। केजरीवाल जी ने कल की बाकी मेहमानों को होल्ड करने के लिए कहिए पीसीआर प्लीज। फराज की द्विवेदी को स्क्रीन पर लेकर आइए। फराज की द्विवेदी, फराज की द्विवेदी, फराज की द्विवेदी, फराज की द्विवेदी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। फराज की द्विवेदी आपको आवाज आ रही है?
फराज किदवई जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग कहते हैं देश में संविधान नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने जो कल रैली की रामलीला मैदान में, पूरा देश उसका गवाह है। 30,000 40,000 की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, बहुत बड़ी रैली हुई, आप लोग सब लोगों ने अपनी बात खुलकर रखी, देश के कैपिटल में रखी, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था की गई। तो सिर्फ क्या इल्जाम लगा देने से ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि जो केंद्र सरकार और विपक्ष के अगेंस्ट काम कर रही है, या फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक्शन होने से ये सिद्ध हो जाता है? पैन इंडिया अगर इस तरह की तस्वीर है तो क्या वो बात नहीं रखी जानी चाहिए, या उसमें कोई दम आपको नजर आता है? फराज किदवई, उसके बाद जल्दी से आंसर कीजिएगा, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता से इसका फाइनल आंसर दूंगा। फराज किदवई जी, इसका जवाब मैं इंग्लिश में दूंगा आपको कि यू नो व्हेन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, व्हेन यू आर अटैक्ड एंड अब्यूज्ड ऑफ सेइंग दैट इट इज इन डेंजर। आज की तारीख में हो क्या रहा है कि अगर विपक्ष का कोई भी आदमी बोलता है कि डेमोक्रेसी को खतरा है, तो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के समर्थक और नेता सीना वो करके चिल्लाने लगते हैं कि साहब देखिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, और तमाम अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करके और ये उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, डेमोक्रेसी का आज की तारीख में जो ऑटोक्रेसी है उसका फॉर्मेट ही यही है कि होगा क्या कि आप अपोजिशन के लीडर्स को, जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको आप जेल में भेज देंगे। देखिए अभी बात हो रही थी विवेक जी करप्शन की, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसमें भारत का नंबर अब 93 हो गया है। सौरभ दुबे जी को बता दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव जी ने बोला था, जिनका नाम है परकला प्रभाकर जी, उन्होंने बोला है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भ्रष्टाचार है, इसकी भारतीय जनता पार्टी को, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी बात, ठीक है, मैं कौशल कांत जी, अब टाइम नहीं है, फराज किदवई जी प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। कौशल कांत जी को स्क्रीन पर लाइव, कौशल कांत जी कंक्लूड कीजिएगा इसको। कौशल कांत जी, बहुत सारे एलिगेशन है, जल्दी से कंक्लूड कीजिएगा कौशल कांत जी। विवेक जी, समाजवादी पार्टी के लिए लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब मुख्तार अंसारी को कांग्रेस ने अपना दामाद बना करके पंजाब में झूठे केस में रखा था, और झूठे केस की विधानसभा ने बोली थी कि झूठे केस में केवल फंसा के रखा गया, तो उसको पूरी सुविधाएं दी जा रही थी दामादों वाली। कांग्रेस के 2 दामाद है, एक मुख्तार साहब थे जो अब नहीं रहे इत्तेफाक। नहीं, आप कह रहे हैं करप्शन पर एक्शन यूं ही जारी रहेगा, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में, स्पेशल डिबेट शो में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सबका हिसाब होगा में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हमने पूरी तस्वीर यहाँ से पेश करने की कोशिश की। मैं इस वक्त खुद तिहाड़ जेल के बाहर से मौजूद हूँ और शाम से लगातार आप तक रिपोर्टिंग करके खबरें पहुंचा रहा हूँ। तो अब इस मामले पर सियासत बहुत ज्यादा होगी। बीजेपी की दलील यह है कि कार्रवाई जारी रहेगी, विपक्ष का कहना है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है 24 के चुनाव को देखते हुए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। देखिए 24 का चैंपियन मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर रंजन के साथ।